तो यह कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट से, जहां हजारों की भीड़ हंटर्स एक्स नाम की अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी बैंड का नाम जोर जोर से चिल्ला रही होती है। मंच पर अंधेरा छाया होता है और रोशनी झिलमिला रही होती है। फैंस अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रहे होते हैं कि बैंड कब एंट्री करेगी। लेकिन तभी कहानी हमें कई साल पीछे लेकर जाती है। एक पुराने समय में बताया जाता है कि डीमंस हमेशा से इस दुनिया में इंसानों का शिकार करते आए हैं। वे इंसानों की सोल चुराकर अपनी पावर बढ़ाते हैं और इन सारी चुराई गई सोल्स की एनर्जी उनके डीमन किंग तक पहुंचती है। लेकिन फिर एक दिन ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए कुछ हंटर्स सामने आते हैं। वे ऐसे इंसान होते हैं जो खास आवाजों के साथ पैदा हुए होते हैं, जो अंधकार को पीछे धकेल सकती थी। ये हंटर्स सिर्फ तलवारों या जादू से नहीं, बल्कि अपनी म्यूजिक से लड़ते थे। उनका म्यूजिक लोगों की सोल को छूता था, लोगों को जोड़ता था। इसी कनेक्शन की वजह से उन्होंने एक पावरफुल शील्ड बनाई जो हमारी दुनिया की रक्षा करता है। हर पीढ़ी में ऐसे 3 नए हंटर्स चुने जाते हैं जो इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। जब वे साथ में गाते हैं तो एक ऐसा म्यूजिक बैरियर बनता है जो इतना मजबूत होता है कि कोई भी डीमन उसे पार नहीं कर सकता। यह सब कहानी हमें एक महिला बता रही होती है जिसका नाम सेलिना है। वह खुद भी पहले हंटर्स मेंबर रह चुकी है। इस पीढ़ी में उसने 3 लड़कियों को चुना है जिन्हें वह ट्रेन कर रही है ताकि वे इस शील्ड को बनाए रख सकें और डीमंस से दुनिया को बचा सकें। इन तीनों ने मिलकर एक म्यूजिक बैंड बनाया है जिसका नाम है हंटर्स एक्स। उनका म्यूजिक, अंदाज और टैलेंट पूरी कोरिया में मशहूर है। मानो हर कोई उनका फैन है। अब हम बैंड की पहली मेंबर मीरा से मिलते हैं, जो बैंड की विजुअल और लीड डांसर है। अपने परिवार में उसे ब्लैक शिप कहा जाता है क्योंकि वह हमेशा कुछ अलग करती है। यहाँ तक कि वह मेटा गाला में भी स्लीपिंग बैग पहनकर गई थी, जिसने सबको चौंका दिया। दूसरी मेंबर जोई है, जो बैंड की रैपर है और अमेरिका में पली बढ़ी है। तीसरी मेंबर रूमी है, जो बैंड की लीड सिंगर है। उसकी आवाज इतनी भावुक है कि वह लोगों को रुला सकती है। उसकी माँ की मौत तब हो गई थी जब वह बहुत छोटी थी और तब से उसे सेलिना ने पाला है। मानो पूरी हंटर्स टीम की सोल रूमी ही है। अब सीन बदलता है और हम उसी कॉन्सर्ट में पहुंचते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। जब हंटर्स एक्स के फैंस बेसब्री से उन्हें कॉन्सर्ट में देखने का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी उनके मैनेजर बॉबी को एहसास होता है कि हंटर्स का प्लेन कॉन्सर्ट से दूर जा रहा है। हम देखते हैं कि तीनों लड़कियां फ्लाइट में हैं। यह उनका अब तक का सबसे बड़ा शो होने वाला है और वे खुशी से ढेर सारा खाना खा रही होती हैं ताकि परफॉर्मेंस के लिए तैयार रह सकें। लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस होता है कि फ्लाइट क्रू का बिहेवियर बहुत अजीब है। बॉबी का कॉल आता है जो घबरा कर पूछता है कि वे अब तक क्यों नहीं पहुंची। जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो पता चलता है कि प्लेन गलत दिशा में उड़ रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि फ्लाइट के एयर होस्टेस और पायलट असली नहीं हैं, वे दरअसल डीमंस हैं। उनके हाथों पर बने डार्क पैटर्न देखकर यह साफ हो जाता है। कुछ ही देर में वे अपने असली डीमन रूप में आकर हमला कर देते हैं। लेकिन हंटर्स डरने की बजाय अपने हथियार निकालती हैं और गाना शुरू करती हैं। अपने संगीत की पावर से वे उन डीमंस को हराकर खत्म कर देती हैं। इस लड़ाई के दौरान प्लेन बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, लेकिन लड़कियां अपनी पावर का इस्तेमाल करके प्लेन से कूदती हैं और सीधा स्टेज पर एंट्री करती हैं। इससे सारे फैंस खुशी से पागल हो जाते हैं। जैसे ही उनकी परफॉर्मेंस शुरू होती है, सीन कट होकर हमें डीमन वर्ल्ड में ले जाता है। वहां वह डीमन जो अभी अभी हारा है, डीमन किंग के पास रिपोर्ट देने जाता है। डीमन किंग गुस्से में भड़क उठता है और उस डीमन को खत्म कर देता है। फिर बाकी डीमंस को डांटते हुए कहता है कि अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो हंटर्स के गानों से बन रहा बैरियर गोल्ड शील्ड में बदल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो सारे डीमंस अंडरवर्ल्ड में हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। उसी समय वहां एक खास डीमन आता है जिसका नाम जीनू है। वह गाने लगता है एक ऐसे शक्तिशाली डीमन किंग के बारे में जो आत्माओं पर काबू करता था और जिसकी दहाड़ से दुनिया कांप उठती थी। लेकिन फिर कुछ हंटर्स आए जिन्होंने अपने गानों से उसे भुला दिया और अब वह डीमन भूखा मर रहा है। डीमन किंग उसे चिढ़ाने का आरोप लगाता है, लेकिन जीनू कहता है कि वह उसकी मदद करने आया है। उसका नया प्लान है कि वह हंटर्स को वहां मारेगा जहां वे सबसे कम उम्मीद कर रही हों, उनके फैंस के बीच। बाकी डीमंस उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब जीनू और उसके साथी खुद को हैंडसम लड़कों में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो डीमन किंग और बाकी डीमंस उसकी स्ट्रेटजी की तारीफ करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि हंटर्स अपनी सबसे बड़ी परफॉर्मेंस के बाद आराम करना चाहती है, लेकिन रूमी बताती है कि उसने उनकी नई गोल्डन रिलीज आज रात शेड्यूल की है। पूरी दुनिया उस गाने को सुनने के लिए एक्साइटेड है। प्रैक्टिस के दौरान रूमी की आवाज अचानक बंद हो जाती है और वह कहती है कि उसे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। जब लाइव परफॉर्मेंस में सिर्फ 10 मिनट बचते हैं, बॉबी घबरा जाता है क्योंकि बाहर 10,000 लोग चिल्ला रहे होते हैं। रूमी टॉयलेट में जाती है और ड्रेस की जिप खोलती है। हमें पता चलता है कि वह असल में एक डीमन है। उसके शरीर पर डार्क निशान है जो अब उसकी आवाज पर असर डाल रहे हैं।
फ्लैशबैक में छोटी रूमी सेलिना से पूछती है कि क्या हंटर्स को हर डीमन को मारना होता है। सेलिना कहती है कि हर वो चीज जिसमें यह निशान है वह डीमन होती है। रूमी के शरीर पर डीमंस के निशान इसलिए हैं क्योंकि उसके पिता एक डीमन थे। सेलिना उसे भरोसा दिलाती है कि वह एक हंटर है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। जब बैरियर शील्ड पूरी तरह से सील हो जाएगा, सारी डीमन पावर इस दुनिया से खत्म हो जाएंगी और उसके शरीर से भी निशान मिट जाएंगे। रूमी अपने दोस्तों से अपने शरीर को छुपाती है ताकि वे उसके राज पर न पहुंचे, लेकिन वह उदास है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह इस दुनिया को कैसे ठीक करे, और खुद को भी, जब उसकी खुद की आवाज ही नहीं है। घर लौटने पर उसकी दोस्तें उसे दिलासा देती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। वे कहती हैं कि वे परफॉर्मेंस दोबारा शेड्यूल कर सकती हैं, बॉबी संभाल लेगा। लेकिन बॉबी का कॉल आता है और वह कहता है कि वह इसे संभाल नहीं सकता क्योंकि फैंस निराश हैं। रूमी अपनी दोस्तों से कहती है कि शायद परफॉर्मेंस को दोबारा करना अब मुमकिन नहीं होगा क्योंकि उसकी आवाज ही खतरे में है। मीरा और जोई सुझाव देती हैं कि उन्हें ब्रेक लेना चाहिए और इस साल का आइडल अवार्ड छोड़ देना चाहिए, लेकिन रूमी मना करती है। वह कहती है कि यह उनका सबसे इम्पोर्टेंट शो है क्योंकि उसी दिन वे पूरे साल के लिए बैरियर शील्ड को मजबूत करती हैं। गोल्डन परफॉर्मेंस 2 हफ्ते बाद है, इसलिए वे फैसला करती हैं कि इसी समय का उपयोग रूमी की आवाज को ठीक करने के लिए करेंगे। जोई के पास इस समस्या को सुलझाने के लिए लगभग 57 आइडियाज होते हैं। वह रूमी को एक आदमी के पास ले जाती है जो स्पेशल टॉनिक बनाता है। यह टॉनिक गले की खराश और रिश्तों की समस्याओं को ठीक कर सकता है। वे डॉक्टर होन से मिलते हैं जो रूमी का एनालिसिस करता है और उसे टॉनिक देता है। लौटते समय वे 5 हैंडसम लड़कों को देखते हैं। लड़कियां उन्हें देखकर फिदा हो जाती हैं, लेकिन जब उनमें से एक रूमी को धक्का देता है तो वे उससे चिढ़ जाती हैं। पास के बाजार में शोर सुनाई देता है और वे जाकर देखते हैं कि वही 5 लड़के एक बॉय बैंड के रूप में गा रहे हैं। उनकी आवाज इतनी अच्छी है कि लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों को एहसास होता है कि यह लड़के असल में डीमंस हैं। जैसे ही साजा बॉयज गाना शुरू करते हैं, डीमन किंग प्रकट होता है और सभी फैंस की आत्माएं चूसने लगता है। हंटर्स यह देखकर डर जाती हैं कि बैरियर कमजोर होता जा रहा है। बॉबी उन्हें बताता है कि साजा बॉयज इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। रूमी को यकीन है कि वे साजा बॉयज को हरा सकती हैं। अगर वे आइडल अवार्ड्स स्टेट फेयर के मंच पर उन्हें पछाड़ दें तो बैरियर शील्ड पूरी तरह से सील हो जाएगी। वह जोई से कहती है कि एक नया गाना लिखे, एक डिस्ट्रैक्ट, जिससे साझा बॉयज की असलियत सबके सामने आ जाए और डीमंस को वापस नर्क में भेजा जा सके। रूमी डॉक्टर होन से मिला टॉनिक पीने का फैसला करती है, लेकिन वह देखती है कि वह बस ग्रेप जूस था। तब वह अपनी बालकनी में एक अजीब सा टोपी पहना पक्षी देखती है। जब वह उसे चेक करने जाती है तो देखती है कि वहां एक डीमन बिल्ली है। रूमी तुरंत तलवार निकालती है, लेकिन फिर उसे वापस रख देती है, यह समझते हुए कि बिल्ली उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। बिल्ली जिन्हों की ओर से एक चिट्ठी लाती है जिसमें वह उसे मिलने बुलाता है। रूमी जाती है, लेकिन मिलने नहीं, बल्कि जिन्हों को मारने के लिए। जिन्हों उसे शांत होने के लिए कहता है और उसके डार्क निशानों के बारे में बात करता है। वह कहता है कि वह उसका भला चाहता है, वरना अब तक उसके दोस्तों को बता चुका होता कि वह एक डीमन है। रूमी कहती है कि वह डीमन नहीं है। जिन्हों पूछता है कि अगर वह डीमन नहीं है तो निशान कहाँ से आए। फिर जिन्हों कहता है कि उसे पता है यह कैसा लगता है, शरीर में ऐसे निशान लेकर जीना। रूमी गुस्से में कहती है कि डीमंस कुछ महसूस नहीं करते। जिन्हों जवाब देता है, हम सिर्फ महसूस करते हैं शर्म, पीड़ा, दुख, यही हमारी सबसे बड़ी कैद है। यही सब सुनाकर डीमन किंग हमें कंट्रोल करता है। जिन्हों बताता है कि जब उसने पहली बार डीमन किंग की आवाज सुनी थी 400 साल पहले, तब उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पास सिर्फ एक गिटार था। वह सड़क पर गाता था, लेकिन किसी को पसंद नहीं आता था। फिर उसने उस आवाज को सुना जिसने कहा कि वह कभी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वह मदद कर सकता था। उस रात उसके जीवन में सब बदल गया। उसकी आवाज की तारीफ हुई, राजा ने उसे बुलाया और उसका परिवार महल में रहने लगा। लेकिन धीरे धीरे उसके शरीर पर डार्क निशान फैलने लगे और वह खुद को डीमंस की दुनिया में कैद पाया। उसके जाने के बाद उसका परिवार सब कुछ खो बैठा। जिन्हों रूमी से कहता है कि वह खास है क्योंकि वह अभी भी खुद को कंट्रोल कर पा रही है। वह जानता है कि रूमी अभी भी इनकार कर रही है कि वह क्या है, लेकिन एक दिन वह अपनी असलियत को स्वीकार करेगी। अगले दिन लड़कियां गाना तय करती हैं जिसका नाम है टेक डाउन, और वे फैंस के ऑटोग्राफ सेशन में जाती हैं। साजा बॉयज भी वहां आ जाते हैं और उनकी प्रेजेंस फैंस को 2 हिस्सों में बांट देती है। रूमी सुझाव देती है कि क्यों ना दोनों बैंड एक ही टेबल पर बैठे, क्योंकि उन्हें हर फैन की जरूरत है। जिन्हों कोशिश करता है रूमी से बात करने की, लेकिन रूमी कहती है कि वह किसी ऐसे इंसान से बात नहीं करेगी जो डीमन किंग की मदद कर रहा हो। रात में जब रूमी गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है, बिल्ली बार बार उसके कमरे में आती है। मीरा नोटिस करती है कि रूमी गाने के बोल बदल रही है। रूमी कहती है कि यह गाना सही नहीं लग रहा, बहुत नफरत से भरा है।
मीरा को शक होने लगता है कि रूमी सच्चाई छुपा रही है। धीरे धीरे जिन्हू और उसके बैंड के गानों से फैंस की आत्माएं निकलने लगती हैं। वे सभी आत्माएं डीमन किंग को दी जाती हैं, जिससे वह और ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। रूमी आखिरकार जिन्हू को एक चिट्ठी भेजती है और कहती है कि अगर वह सच में आजादी चाहता है तो डीमन किंग की मदद छोड़कर उन्हें आइडल अवार्ड जीतने में मदद करे। जब वे जीतेंगे, बैरियर शील्ड पूरी तरह से सील हो जाएगा और डीमन किंग हमेशा के लिए इस दुनिया से कट जाएगा। जिन्हू इस प्रस्ताव को मान लेता है और कहता है कि वह अपनी बैंड को प्रतियोगिता से वापस लेगा। अब हम देख सकते हैं कि रूमी और जिन्हू के बीच फीलिंग्स जग चुकी हैं। फाइनल कॉन्सर्ट में रूमी अपनी दोस्तों के साथ गाने की प्रैक्टिस करती है। वह कहती है कि अब वह गाना नहीं गाना चाहती जिसमें डीमंस के लिए नफरत भरी है। मीरा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि रूमी अब उस मिशन के खिलाफ हो गई है जिसे वे पूरा करने निकली थी। तभी बैरियर शील्ड और कमजोर हो जाता है और ज्यादा डीमन इंसानों की दुनिया में घुसने लगते हैं। लड़कियां डर जाती हैं और कहती हैं कि अगर रूमी की आवाज नहीं लौटती तो यह सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार आइडल अवार्ड का दिन आता है। हंटर्स मंच पर आती है और शानदार प्रदर्शन करती है। रूमी अंतिम पंक्ति गाने ही वाली होती है। तभी कुछ डीमन बॉबी का अपहरण कर लेते हैं। जोई और मीरा उसे बचाने दौड़ पड़ती हैं, लेकिन यह सब एक चाल थी ताकि मंच खाली हो जाए। दो डीमन मीरा और जोई का रूप लेकर मंच पर आ जाते हैं और रूमी की ड्रेस फाड़ देते हैं, जिससे उसके शरीर पर डार्क निशान सबके सामने उजागर हो जाते हैं। मीरा और जोई शॉक हो जाती हैं और हथियार रूमी की ओर तान देती है। रूमी टूट जाती है। वह उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं होती। रूमी दौड़ती हुई मंच से नीचे उतरती है और जिन्हू को ढूंढती है। जिन्हू ही वह इंसान था जिसने सबके सामने उसका सच उजागर किया। उसने रूमी का भरोसा जीतकर उसे डीमन किंग के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन अब वह खुद अपनी गलती समझता है। डीमन किंग मीरा और जोई के दिमाग में घुस जाता है और उन्हें एक दूसरे से नफरत करवाता है। वह साझा बॉयज के सारे फैंस के दिमाग पर भी काबू पा लेता है। जैसे ही साझा बॉयज गाना शुरू करते हैं, रूमी सेलिना के पास जाती है और कहती है कि वह सब कुछ ठीक करना चाहती थी। सेलिना उसे भरोसा दिलाती है कि वह अभी भी सब कुछ ठीक कर सकती है। रूमी फिर से अलौकिक गीत गाना शुरू करती है जो आत्माओं को झकझोर देता है। मीरा और जोई होश में आती हैं। सभी फैंस की आत्माएं वापस लौटती हैं। डीमन किंग खुद रूमी को खत्म करने आता है, लेकिन जिन्हू बीच में आ जाता है और खुद को बलिदान कर देता है रूमी को बचाने के लिए। मरते समय वह माफी मांगता है। फैंस एक साथ गाना गाने लगते हैं और वह गाना इतना शक्तिशाली होता है कि हंटर्स को नई शक्ति मिलती है। वे तीनों, रूमी, मीरा और जोई, डीमन किंग पर वार करती हैं और अंत में वह नष्ट हो जाता है। नई बैरियर शील्ड हमेशा के लिए सील हो जाती है और सभी डीमन इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाते हैं। अंत में यह समझ आता है कि असली ताकत नाम या शोहरत में नहीं, बल्कि अपने सच के साथ खड़े रहने में होती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। सब्सक्राइब करना मत भूलना।